हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे अकबर के बारे में और आज हम अकबर के सैनिक अभियानों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अकबर का जो अकबर ने जो साम्राज्य का विस्तार किया है वो प्रमुख 3 चरणों में किया है। सबसे पहला जो चरण है वो है 1556 से लेकर 1560 तक। यानी इस समय अकबर जो था वो बैरम खान की संरक्षण में था, बैरम खान के संरक्षण में जो है शासन कर रहा था। इस समय बैरम खान ने जो विजय अभियान किए हैं उसको हम देखने वाले हैं। सेकंड जो चरण है वो है 1560 से 79 और तीसरा जो चरण है वो महत्वपूर्ण चरण 1579 से 1605। इन तीनों चरणों में हम अकबर के जो विभिन्न सैनिक अभियान हैं उसके बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के अकबर ने जो है साम्राज्य का जो विस्तार है वो किस प्रकार किया। आंतरिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अकबर ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। आंतरिक जो जितनी भी कठिनाइयाँ थी, चाहे वो बैरम खान से छुटकारा पाना हो या उसके बाद में जो उसके परिवार की महिलाओं का जो उसके शासन में प्रभाव था उसको खत्म करना हो, चाहे अफगानों से निपटना हो और हेमू से निपटना हो, इन सब को हटाने के बाद में आंतरिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के बाद में अकबर ने जो है अपने साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाई थी। अकबर जो है एक महत्वाकांक्षी शासक था। भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में जब मुगल राज्य चारों तरफ से अनेक स्वतंत्र राज्यों एवं विस्तारवादी शासकों से घिरा हुआ था, नवजात मुगल राज्य की सुरक्षा एवं इसके सुदृढ़ीकरण के लिए अकबर को भी विस्तारवादी जो नीति है उसका सहारा लेना पड़ा। यानी अपने साम्राज्य का जो विस्तार करना है, अकबर को भी जो है ये उचित लगा कि यदि साम्राज्य की सुरक्षा करनी है और साथ ही मजबूती प्रदान करनी है तो इसके लिए साम्राज्य का विस्तार जो है करना पड़ेगा। वह स्वतंत्र राज्यों को अपने प्रभाव में लेकर अथवा उन पर विजय प्राप्त कर जो है भारत का एक छत्र सम्राट बनना चाहता था। अकबर के सैनिक अभियानों का उद्देश्य क्या था ये देख लेते हैं। अकबर ने अपने राजनीतिक आदर्शों के अनुकूल एवं निश्चित उद्देश्यों से प्रेरित होकर साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी नीति जो है वो अपनाई थी। मध्यकालीन इतिहासकार अबुल फजल ने जो है अकबर के सैनिक अभियानों का जो उद्देश्य बताया है वो इस प्रकार है कि अकबर की विजय नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्थानीय भारतीय शासकों के अत्याचारों से उत्पीड़ित जनता को जो है अपने संरक्षण में लेकर उन्हें अत्याचारों एवं उत्पीड़नों से सुरक्षा प्रदान कर सुख एवं शांति का जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना था। यानी अबुल फजल ये कहना चाह रहा है कि भारत में जो विभिन्न शासक हैं, विभिन्न रियासतों के जो छोटी-छोटी रियासतों में भारत बँटा हुआ है, वहाँ के जो शासक हैं वो जनता पर ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। जनता पर जो अत्याचार हो रहा है, इन राजाओं द्वारा जो जनता पर ये अत्याचार कर रहे हैं, इस अत्याचार से अकबर जो है अ, सबको मुक्ति दिलाना चाहता है, जनता को जो है अत्याचारों से मुक्ति दिलाना चाहता है, साथ ही पूरे भारत में जो है ये सबको इस जनता को जो है सुरक्षा प्रदान करके यहाँ पर सुख और शांति का जीवन व्यतीत करने का इन जनता को जो है अवसर प्रदान करना चाहता है। अबुल फजल ये जो है अकबर के बारे में ऐसा कहता है कि अकबर की जो विजय नीति का मुख्य उद्देश्य है वो यही है। अबुल फजल के इस विचार को अनेक आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो सही नहीं मानते हैं, वास्तविकता से जो है परे मानते हैं। वस्तुतः अबुल फजल की जो धारणा है वो निराधार है, अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जो शासक आए हैं उन्होंने यहाँ के जितने भी शासक थे, स्थानीय शासक, उन्होंने जनता के साथ एक जो है अच्छा तालमेल था इनके बीच में, जो है ये जनता के साथ खुद जो है बातचीत करते थे। अच्छे न्यायप्रिय शासक हुए हैं हमारे यहाँ के। ये अबुल फजल तो बस ऐसे ही बाहर से आया, उसने ऐसे ही जो है अकबर के बारे में बढ़ा चढ़ा के ये बातें कह दी है। ये जो है बहुत ही गलत चीज़ है। कुछ अन्य इतिहासकारों ने अकबर की साम्राज्यवादी नीति को धार्मिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। यह मत भी जो है असंगत जो है प्रतीत होता है। यानी कह रहे हैं कि अकबर जो है अपने साम्राज्य का जो विस्तार कर रहा है, ये धार्मिक दृष्टिकोण के प्रयास से करता है। यानी अकबर खुद मुस्लिम धर्म से है, तो मुस्लिम धर्म का जो है प्रभाव बढ़ाने के लिए जो है अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो ये भी जो है असंगत प्रतीत होता है, ये मत भी जो है अच्छा नहीं है। अकबर की जो साम्राज्यवादी नीति है उसका उद्देश्य एक चक्रवर्ती राजा के आदेशों का पालन करना था। यानी कि अकबर जो है स्वयं अपने जो है एक चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था अकबर भारत में। जिन परिस्थितियों में अकबर का राज्यारोहण हुआ था, जिस समय मुगलों के भारत में अनेक प्रतिद्वंदी थे, अकबर अकबर जो है अगर सभी प्रभावशाली राज्यों पर अपना अंकुश नहीं रखता, तो स्वयं उसी की सत्ता जो है खतरे में पड़ जाती। इसी कारण तो अकबर ने जो है ये साम्राज्यवादी नीति जो है विस्तारवादी नीति इसको अपनाया, क्योंकि अकबर के जो है बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदी थे, इसके जो है बहुत ज़्यादा शत्रु थे।
और इसके जो है पास में भी जो राज्य थे वो भी सारे स्वतंत्र हो चुके थे। तो इस प्रकार अकबर के सामने जो है ये साम्राज्य विस्तारवादी साम्राज्य का जो विस्तार की नीति है ये अपनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की जो है सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी था। यदि मुगलों को भारत में टिकना है तो ये उसके लिए ज़रूरी था। इस कारण जो है अकबर ने साम्राज्यवादी जो नीति है वो अपनाई थी। अतः अपने राजवंश की सुरक्षा के लिए और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भारत की सत्ता से अलग रखने के लिए अकबर को विस्तारवादी नीति का सहारा लेना पड़ा। इस नीति को अपनाने के पीछे कुछ आर्थिक स्वार्थ भी जो है छुपे हुए थे, यानी कुछ आर्थिक स्वार्थ भी छिपे हुए थे। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात जो राजकोष था वो लगभग खाली हो चुका था और प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो भी नष्ट हो चुकी थी और सैनिक संगठन यानी वो भी जो है बहुत ज़्यादा दुर्बल था, क्योंकि सैनिकों को भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है। प्रशासन व्यवस्था यदि अच्छी करनी है तो उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और आपको पता ही है हुमायूं की मृत्यु के बाद राजकोष तो पूरा खाली ही था। तो फिर प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और सेना का पुनर्संगठन करने के लिए अकबर को धन की जो है वो ज़रूरत थी। अब ये धन कैसे मिलेगा? तो जितने भी क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों पर नई जो क्षेत्र हैं उन पर विजय प्राप्त करने से ही ये धन जो है ये वहीं से प्राप्त हो सकता था। इसलिए अकबर ने जो है साम्राज्यवादी जो विस्तारवादी जो नीति है वो अपनाई थी। अतः अकबर को जो है ये विस्तारवादी जो नीति है वो अपनानी पड़ी। एक तो धन वाला कारण हो गया, विशेष रूप से धन वाला कह सकते हैं, आर्थिक जो स्वार्थ है यही जो है मेन था। और साथ ही अकबर जो है चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था और इसी के कारण जो है अकबर ने विस्तारवादी जो नीति है वो अपनाई थी। एक इतिहासकार के अनुसार अकबर की साम्राज्य लिप्सा के साथ लोकहित की भावना भी जो है संश्लिष्ट थी। यानी अकबर जो है अपने साम्राज्य विस्तार तो करना ही चाहता था, साथ में उसकी जो भावना थी वो हित थी, लोकहित की भावना थी। ये जो कोटेशन है ये किसका है? ये जो कथन है ये ए बी पांडे का है। ए बी पांडे ऐसा कहते हैं कि अकबर जो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है इसमें लोकहित की भावना भी जुड़ी है। वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहता है। चक्रवर्ती सम्राट तो बनना चाहता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो जनता का हित है वो भी अकबर जो है देख रहा है। इस प्रकार अकबर ने एक सोची समझी योजना के अंतर्गत साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और इसके कार्यान्वयन में अकबर जो है कुछ सफल भी हुआ था। अकबर का जो साम्राज्य विस्तार है वो तीन विभिन्न चरणों में हुआ था, यानी साम्राज्य का विस्तार हम तीन विभिन्न चरणों में देखेंगे। पहला जो चरण है वो है अकबर ने जो है बैरम खान की संरक्षकता में 1556 से 60 तक जो है उत्तरी भारत के अनेक स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। उत्तरी भारत के जो इसके विजय अभियान है, बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने जो ये कार्य किए हैं। अकबर तो बचा ही था, बैरम खान ने किए हैं सारे कांड तो। और दूसरा जो चरण है वो है 1560 से लेकर 79 के बीच में। अकबर का जो अधिकांश समय है वो अपने जो अफगान प्रतिद्वंदी थे उसको हराने, साथ ही राजपूत जितने भी राज्य हैं, राजस्थान की रियासतें हो चाहे मालवा हो, गुजरात, जितने भी राजपूत शासक हैं उनसे जो है संबंध बनाने में, सुनिश्चित करने में जो है व्यतीत किए थे। कुछ अफगान प्रतिद्वंदी भी थे। हालांकि आदिल शाह को हराने के बाद में जो हैमू था वो आदिल शाह का ही मंत्री था। इसी के साथ साथ शेर शाह द्वितीय और भी जो सिकंदर शाह सूर है, ये जो शासक थे अफगान प्रतिद्वंदी, इनको भी हराया इस दूसरे फेज में, दूसरे चरण में। और तीसरा जो चरण है 1579 से 1605 जो अंतिम चरण है, इसमें अकबर ने जो है अपना ध्यान है वो पश्चिमोत्तर सीमा, उत्तर पश्चिम और साथ ही दक्षिण भारतीय राज्यों की तरफ जो है ध्यान दिया था। यानी तीन जो मुख्य चरण हैं, विस्तार के जो तीन चरण हैं, इसको हम देखने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो अपना ध्यान जो है पूरा स्क्रीन पर होना चाहिए और इसी के साथ चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अकबर के जो विस्तार का पहला चरण है, अपने साम्राज्य के विस्तार का पहला चरण 1556 से 60। हालांकि इसको हम देख भी चुके हैं, बैरम खान को जब हमने पढ़ा था तो बैरम खान ने जो जो अ, अ, स्थल जो जीते हैं, क्षेत्र, उन क्षेत्रों के बारे में हमने पहले भी जिक्र कर लिया था। एक बार फिर देख लेते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत दिल्ली और आगरा पर मुगलों का जो आधिपत्य है वो स्थापित हो गया था। पानीपत के सेकंड युद्ध में हेमू को जो है पराजित कर दिया था अंतिम निर्णायक रूप से। और इसके बाद में दिल्ली और आगरा दोनों पर जो है मुगलों का आधिपत्य हो चुका था। इस प्रकार इस समय मुगलों को जो सबसे अधिक खतरा था वो अफगानों से ही था, क्योंकि अफगान अभी भी सक्रिय थे भारत में और हुमायूं की एकदम मृत्यु हो गई थी। अकबर जो है अभी बच्चा ही था। इस कारण सबसे जो ज़्यादा खतरा था वो अफगानों से ही था। इसलिए बैरम खान ने अफगानों के विरुद्ध जो अभियान है वो शुरू कर दिया था। सबसे पहले बात करें तो सिकंदर सूर को पराजित करके मानकोट के दुर्ग पर जो है मुगलों ने अधिकार कर लिया और इब्राहिम सूर से मुगलों ने जो है जौनपुर छीन लिया। ये हमने बात की थी पहले, मानकोट का दुर्ग और जौनपुर दोनों जो है अफगानों से छीन लिया गया। यहाँ पर जो है अकबर का अब अधिकार हो गया है, मुगलों के आधिपत्य में यह स्थान आ गए हैं। इस प्रकार संभल, लखनऊ, बनारस पर भी जो है मुगल सत्ता स्थापित हो गई।
मेवात, ग्वालियर और अजमेर भी जो है बैरम खान के प्रयासों से मुगल साम्राज्य में जो है सम्मिलित हो कर लिए गए। फलस्वरूप अकबर का जो राज्य है वो पूर्व में बिहार और दक्षिण में जो है मालवा तक बढ़ गया था। और हमने ये भी बात की थी कि चुनार, रणथंभौर और मालवा विजय का प्रयास भी किया था बैरम खान ने, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हुआ था। इस पर जो है अकबर ने बाद में अधिकार किया था। ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि इस समय बैरम खान के विरुद्ध जो है षड्यंत्र भी स्टार्ट हो गए थे। और इन षड्यंत्रों के कारण अकबर ने जो है आपके बैरम खान ने जो है मालवा से अपनी मालवा अभियान से जो है अपनी जितनी भी सेना भेजी थी उसको सैनिकों को वापस बुला लिया था। साथ ही चुनार और रणथंभौर ये जो है विजय अभियान ये किए ही नहीं थे बाद में, क्योंकि बैरम खान के विरुद्ध भी अब लगातार षड्यंत्र हो रहे हैं। इस कारण बैरम खान ने ये सेनाएं जो है वापस बुला ली थी। तो इस प्रकार ये पहला चरण कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में बैरम खान जो है बैरम खान के विरुद्ध षड्यंत्र होता है और 1560 में बैरम खान की भी जो है मृत्यु हो जाती है। और 1560 से 79 के बीच का जो दूसरा चरण है साम्राज्य के विस्तार का, चलिए इसको देख लेते हैं। और 1560 तक तो आपको पता ही है बैरम खान के नियंत्रण से अकबर जो है वो पूर्णतः मुक्त हो चुका है। अकबर की जो है बैरम खान की जो है मृत्यु भी हो जाती है। यद्यपि बैरम खान के पतन के पश्चात भी अकबर को दरबारी प्रभाव का सामना करना पड़ा था। दरबार में प्रभाव था, साथ ही 2 साल तक महिलाओं का भी प्रभाव रहा था, जिसको हमने पहले देख लिया था। पर्दा शासन, पेटीकोट सरकार जिसको हम बोलते हैं, 2 साल तक रहा था मुख्यतः। लेकिन 4 साल तक भी जो है हमारी इस पुस्तक में 4 साल भी दिया हुआ है। 1560 से 62 मुख्यतः 2 साल ही रहा था पेटीकोट सरकार। तथापि अकबर ने जो है विजय कार्य जारी रखा। हालांकि दरबार का प्रभाव तो था, लेकिन फिर भी अकबर ने जो है अपना विजय अभियान जो है वो विजय कार्य जारी रखा। इस अवधि यानी 1560 से लेकर 79 के बीच में जो है अकबर ने अपना ध्यान जो है मुख्यतः अफगानों के दमन और राजपूत राज्यों को अपने प्रभाव में लाने की ओर दिया। सबसे अफगानों का हालांकि दमन कुछ हद तक हो चुका था, लेकिन फिर भी जो बचे हुए अफगान हैं उसका दमन करने के लिए, साथ ही राजपूत जितने भी राज्य हैं उनसे उनको अपने प्रभाव में लाने की ओर भी जो है अकबर ने ध्यान दिया। उसने जो है मालवा, जौनपुर, चुनार, जयपुर, मेड़ता, गोंडवाना यानी गढ़कटंगा, मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर, गुजरात और बंगाल और बिहार की जो विजय है वो इस सेकंड चरण में जो है की थी। चलिए इन राज्यों को जो एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ के जो प्रमुख शासक है कौन थे, अकबर ने जो है किस किस सेनापतियों को जो है इन विजय अभियानों के लिए भेजा था, वो हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले देख लेते हैं मालवा। बैरम खान के प्रयासों से मुगल राज्य की जो सीमा है वो मालवा तक पहुंच चुकी थी। और हमने ये भी बात की थी कि हाँ बैरम खान ने मालवा में जो है भेजी भी थी सेना, लेकिन सेना को वापस बुला लिया था। ये भी हमने पहले देखा था। लेकिन ये जो विजय बयान हैं ये अकबर ने बाद में किए थे, ये भी हमने देख लिया है। मालवा जो है ये अफगानों के प्रभाव में था। अफगान जो है ये मालवा में जो है सक्रिय थे। अकबर के समय मालवा का जो शासक था वो था बाज बहादुर, जो बहुत ही जो है संगीत का महान प्रेमी था। संगीत, हाँ संगीत जो है इसको सॉन्ग्स वगैरह में ये इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बाज बहादुर और उसकी जो प्रेमिका है रूपमती, हालांकि की पत्नी कह सकते हैं। रूपमती के जो प्रेम संबंधी जो किस्से थे वो विख्यात थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस थे दोनों, रूपमती और बाज बहादुर। बाज बहादुर जो है संगीत और रूपमती में इतना अधिक निमग्न रहता था कि उसे राजकाज की तरफ ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिलता था। जनता गई फाड़ में। संगीत और रूपमती सिर्फ दो ही, एक संगीत और दूसरी रूपमती। अतः मालवा विजय को सुगम जानकर अकबर ने मालवा पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। और अकबर ने भी देखा कि वहाँ का शासक जो है सही नहीं है, जनता की तरफ ध्यान कम ही दे रहा है, ज़्यादा ध्यान तो रूपमती पर है। इस कारण अकबर ने भी जो है यहाँ मालवा विजय जो है इसके लिए चढ़ाई की योजना बनाई। मालवा पर आक्रमण करने के अन्य कारण भी थे, और भी कारण है मालवा के लिए। वो कौन से हैं? ग्वालियर और अजमेर पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर के जो राज्य की सीमा है वो एकदम मालवा के निकट पहुंच चुकी थी। तो अकबर ने सोचा ग्वालियर को जीत लिया है, अजमेर को जीत लिया है, तो पास में ही मालवा है, चलो मालवा पर भी जो है अधिकार कर लेते हैं। बैरम खान ने अपने समय में ही जो है खान जमा को मालवा पर अधिकार करने को भेजा था, परंतु बैरम के पतन के साथ ही मालवा विजय के लिए जो वो ये भेजी गई सेना थी उसको वापस बुला लिया गया था। अकबर ने अपने हाथों में सत्ता लेते ही मालवा के विरुद्ध सैनिक अभियान जो है वो आरंभ कर दिया था। 1560 में यह मालवा पर अधिकार करने के लिए अकबर ने जो है किसको भेजा था? अदम खां को भेजा था। महामनगा का जो बेटा है अदम खां, इसको भेजा था। बाज बहादुर मुगल सेना का सामना नहीं कर सका। राजधानी सारंगपुर, मालवा की जो राजधानी है सारंगपुर के निकट एक युद्ध हुआ था, उसमें आपके बाज बहादुर पराजित हो गया और अदम खां ने जो है सारंगपुर पर अधिकार कर लिया, यानी मालवा को जो है जीत लिया। बाज बहादुर यहाँ से भाग गया दक्षिण की तरफ।
मुगल प्रांतपतियों क्रमशः अदम खां और पीर मुहम्मद के अत्याचारों से त्रस्त जनता के सहयोग से बाज बहादुर ने पुणे मालवा पर अधिकार कर लिया 1562 में। ये जो है सिर्फ 2 साल ही तक रहे और इन दोनों ने जो है आपके अदम खां ने विशेष रूप से अदम खां ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पात मचा दिया था, जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। इस कारण जनता का जो समर्थन है वो किसकी तरफ है? हालांकि इस बाज बहादुर ने भी जनता के लिए कोई इतना विशेष नहीं किया, फिर भी जनता जो है जनता ने सहयोग दिया है बाज बहादुर को और इसी जनता के सहयोग से जो है बाज बहादुर पुणे मालवा पर अधिकार कर लेगा 202 वर्षों बाद में 1562 में। अकबर ने अब जो है अब्दुल्ला खान उज़्बेक को मालवा पर अधिकार करने को भेजा। 1560 में किसको भेजा? तो 1560 में भेजा अदम खां को और अब 1562 में पुनः भेज रहा है किसको? अब्दुल्ला खान उज़्बेक को। इस बार भी बाज बहादुर को पराजित होकर भागना पड़ा। बाज बहादुर एक बार फिर भाग जाता है और उसने पहले मेवाड़ के राणा उदय सिंह के यहाँ शरण ली और तत्पश्चात वो जो है गुजरात चला गया। अपना खोया राज्य प्राप्त करने में असफल होकर 1570 में उसने नागौर में अकबर के समक्ष जो है समर्पण कर दिया था। अकबर का नागौर में दरबार लगा था, जैसे हम नागौर दरबार बोलते हैं, उसमें इसने जो है वापस अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए जो है अकबर के सामने ये जो है आत्मसमर्पण जो है कर दिया था। समर्पण कर दिया था उसने जो है दरबार में अकबर की जो अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी। अकबर ने भी उसको जो है अपना अफसर बना दिया और जो है मनसबदार बना दिया था। मालवा की विजय अकबर के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुई। मालवा का जो समृद्ध और विशाल प्रांत है वो उसे प्राप्त हो गया। इसके साथ ही अफगानों का जो प्रभाव है मालवा पर वो भी अब जो है समाप्त हो गया। मालवा पर अधिकार कर लेने से अकबर के लिए गुजरात और दक्षिण भारत की जो विजय है, विजय का जो मार्ग है वो अब जो है सरल हो गया, क्योंकि मालवा अब मुगल साम्राज्य में आ चुका है। तो ये जो दक्षिण भारत का जो विजय अभियान का जो मार्ग है, विजय का जो मार्ग है वो अब सरल हो गया है। मालवा के बाद में चलो दूसरा राज्य देख लेते हैं, जौनपुर को। जौनपुर में अभी भी जो है अफगानों की सत्ता निर्मूल नहीं हुई थी, यानी अभी भी यहाँ पर अफगान है, अफगानों की सत्ता है जौनपुर में भी। अकबर को मालवा अभियान में व्यस्त पाकर मोहम्मद आदिल शाह सूर के पुत्र शेर खां यानी शेर शाह जो द्वितीय है उसने जौनपुर पर चढ़ाई कर दी। इसलिए अकबर ने जौनपुर के सूबेदार खान जमा को तत्काल सैनिक सहायता भेजी। फलतः खान जमा कुली खां ने अफगानों को 1561 में जौनपुर से मार भगाया। नाम ध्यान रखिएगा, अली कुली खां ने जो है अफगानों को पराजित कर दिया है, जौनपुर से भगा दिया है 1561 में। मुगल सत्ता वहां पर जो है पुनः स्थापित हो गई जौनपुर में। खान जमा अली कुली खां ने जो है अदम खां के ही समान जौनपुर में व्यवहार किया। जिस प्रकार अदम खां ने आपके मालवा में जनता के साथ जो है बुरा बर्ताव किया था, उन पर अत्याचार वगैरह किए थे, वैसा ही व्यवहार कौन कर रहा है जौनपुर में? खान जमा अली कुली खां। इसलिए अकबर स्वयं जौनपुर गया। अकबर अकबर भी यहाँ पर आया। अकबर क्यों आया? अकबर ने देखा कि ये कुली खां जो है, अली कुली खां, ये यहाँ पर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है जनता के साथ। इस कारण अकबर खुद जो है इसको सबक सिखाने के लिए खान जमा अली कुली खां को अपने ही जो है सेनापति को सबक सिखाने के लिए अकबर खुद जौनपुर गया और भयभीत होकर खान जमा जो है यानी अली कुली खां है, ये इसने अकबर से जो है क्षमा मांग ली और जौनपुर पर मुगल सत्ता दृढ़ता से स्थापित हो गई। इसके बाद बात करते हैं चुनार की। तो चुनार का दुर्ग जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रक्षक का कार्य करता था। यहाँ भी जो है अफगान सक्रिय थे, यानी अभी तो अफगानों का ही निपटारा बाकी है। 1561 में यहाँ पर जिसको भेजा है, 1561 में आसफ खां के अधीन इस सुदृढ़ एवं सामरिक महत्व के दुर्ग पर अधिकार जो है महत्व के दुर्ग पर अधिकार स्थापित किया गया। इससे अकबर को बिहार की तरफ बढ़ने एवं अफगानों का दमन करने में सहूलियत हुई। यानी कि चुनार दुर्ग को जीता 1561 में किसने? आसफ खां ने। अकबर के जो सेनापति थे आसफ खां, उसने चुनार दुर्ग को जीता। इसके बाद बात करते हैं जयपुर की। तो जयपुर ने तो आपको पता ही है संधि जो है भारमल ने की थी। 1562 में अकबर ने राजपूतों को अपने प्रभाव में लेना जो है आरंभ किया। इसकी शुरुआत जयपुर यानी आमेर से, आमेर के राज्य से, आमेर अंबर जिसे बोलते हैं। जयपुर में कछवा राजपूतों का जो है शासन था। यहाँ का राजा कौन था? भारमल। जनवरी 1562 में जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह, ये कहाँ पर है? अजमेर, दरगाह के दर्शन के लिए अजमेर जा रहा था, तब इस राजा ने यानी भारमल ने जो है मेवात के गवर्नर मोहम्मद शरफुद्दीन हुसैन के विरुद्ध अकबर से सहायता की याचना की और स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।
जयपुर राज्य जो है इतना सुदृढ़ नहीं था उस समय। यहाँ का मेवात का जो गवर्नर था मोहम्मद सरफुद्दीन हुसैन, ये भारमल को परेशान कर रहा होगा। इसी कारण इसने इसके विरुद्ध सहायता मांगी कि मुझे बस वो चाहिए, मेवात वाला। कौन? मोहम्मद सरफुद्दीन हुसैन। इसके विरुद्ध सहायता मांगी और अकबर ने सहायता दी और इसका सफाया कर दिया। इतना ही नहीं, इस राजा ने यानी भारमल ने अपनी बेटी का जो विवाह है, हरकाबाई का विवाह, वो अकबर से जो है कर दिया था। बदले में अकबर ने उसे अपना मनसबदार भी बनाया। मनसबदार बना दिया, अफसर बना दिया अपना, सेनापति, जो अपनी सेना खुद की रख सकता है। उसके पुत्र भगवंत दास और पोते मान सिंह को मुगल सेवा में स्थान दिया गया। भारमल ने जो है अपने बेटे को मुगल सेवा में स्थान दिया, साथ ही अपने पोते को भी जो है अकबर के दरबार में भेजा वहाँ पर। इस वैवाहिक संबंध से, यानी हरकाबाई और अकबर का जो विवाह हुआ है, इस वैवाहिक संबंध ने कालांतर में अकबर की राजपूत नीति को भी प्रभावित किया। इस वैवाहिक संबंध से अकबर एवं राज्य को अनगिनत लाभ हुए। अकबर को अनेक योग्य राजपूत सेनानायकों, प्रशासकों एवं राजनीतिज्ञों का सहयोग प्राप्त हुआ। अकबर का जो उत्तराधिकारी था जहांगीर, ये भी इसी विवाह के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ, यानी अकबर और हरकाबाई का ही बेटा था ये जहांगीर। राजपूत शासक भी अब सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करने लगे। अंबर के शासक यानी आमेर के शासक के साथ अकबर के जो संबंध के परिणाम जो हैं वो बहुत ही दूरगामी निकले। इसके बाद बात करते हैं मेड़ता की। आमेर का जो पड़ोसी राज्य है वो है मेड़ता। ये मेवाड़ के राजा उदय सिंह के अधीनस्थ था, यानी ये मेवाड़ के अधीन था मेड़ता। मेड़ता का जो शासक था वो था जयमल मेड़तिया। अकबर मेवाड़ पर अधिकार करने के पूर्व इस राज्य पर जो है कब्जा जमाना आवश्यक समझता था। इसलिए अकबर ने जो है 1562 में मुगल सेना ने मेड़ता पर जो है आक्रमण कर दिया था। और मुगल सेना जो प्रमुख सेना नायक था वो था सरफुद्दीन को भेजा था अकबर ने। सरफुद्दीन ने जो है मेड़ता पर आक्रमण किया 1562 में। और यहाँ की जो रक्षा कर रहे थे वीर बहादुर जयमल और देवदास ने किले की रक्षा बहादुरी के साथ की, परंतु उन्हें जो है पराजित होना पड़ा और मुगलों ने मेड़ता पर जो है आसानी से अधिकार कर लिया था। बाद में जयमल जी आपको पता ही है, मेवाड़ के पास चले गए थे, उदय सिंह जी के पास चले गए थे। इसके बाद बात करते हैं गढ़कटंगा गोंडवाना की विजय। गढ़कटंगा की विजय। गढ़कटंगा जो है ये, अथवा गोंडवाना जिसे बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश का एक शक्तिशाली राज्य था और गढ़कटंगा की राजधानी आपको पता होगी चौरागढ़। गढ़कटंगा की राजधानी कौन सी है? चौरागढ़। 1548 में अपने पति दलपत शाह की मृत्यु के बाद राज्य की जो वास्तविक सत्ता है वो रानी दुर्गावती के हाथों में आ गई थी। अपने पति की मृत्यु हो चुकी थी दलपत शाह की, तो रानी दुर्गावती ने जो है 1548 में जो गोंडवाना की जो सत्ता है वो अपने हाथ में ले ली थी। जो डोर है, बागडोर, उसने अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण, नाम ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर नारायण जो है वो दुर्गावती का बेटा है, इसको तो बैठाया गद्दी पर और खुद क्या बन गई? संरक्षिका, यानी बेटे की संरक्षिका बन गई। गढ़कटंगा की सीमा जो है वो मुगल राज्य से मिलती थी। वहाँ की दुर्बल स्थिति और धन प्राप्त करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जो है आसफ खां ने इस राज्य को जीतने की योजना बनाई। आसफ खां अकबर के सेनापति ने जो है इस गोंडवाना राज्य को जीतने की योजना बनाई। रानी ने प्रयास भी किया था अकबर से संधि करने का, लेकिन ये रानी संधि करने में विफल रही। अब उसने भी जो है युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी, यानी रानी ने कहा अकबर से अब कोई सहायता मिलेगी नहीं। इस कारण रानी अकबर ने जो है संधि नहीं की है, तो इस कारण युद्ध तो करना ही पड़ेगा। इस कारण रानी ने भी जो है ये युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी और उसने मुगलों का जो सामना है वो वीरतापूर्वक किया। लेकिन एक युद्ध हुआ था नरही के आरंभिक युद्ध। इस युद्ध में तो ठीक है, नरही के आरंभिक युद्ध में पराजित होकर मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा, यानी यहाँ पर रानी ने जो है अपना जोश दिखाया। लेकिन इसमें मुगल हार तो गए, मुगल सेना पीछे तो हटी, लेकिन मुगलों ने नई सेना के साथ वापस जो है रानी पर अटैक किया। तो इस युद्ध में रानी घायल हो गई थी और रानी ने अपने जो है रक्षा के लिए उसने क्या कर लिया, अपने आत्मसम्मान के लिए जो है इसने आत्महत्या भी कर ली थी। रानी का जो पुत्र था वीर नारायण, जिसकी हमने बात की थी, वो युद्ध में मारा गया। 1564 में गोंडवाना पर जो है मुगलों का अधिकार हो गया। यहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है बेहिसाब धन मिला, बहुत ही, बस मुगलों के तो मज़े मज़े हो गए। बात करते हैं अगली मेवाड़ की। आपको पता ही है मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत शासन करते थे। यहाँ का जो शासक था वो आपको पता है कौन था? राणा उदय सिंह। राजधानी की बात करें तो चित्तौड़। ये राजपूत राज्यों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था वो यही था, मेवाड़। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी उदय सिंह ने, आपको पता है। इसके बेटे प्रताप ने भी नहीं की थी। 67 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया।
1967 की बात करें तो उदय सिंह ने वीरतापूर्वक मुगलों का सामना किया, परंतु विफल होकर वह जंगलों में जा छुपा और राजपूतों ने संघर्ष जारी रखा, परंतु अकबर जो है चित्तौड़ पर अधिकार करने में सफल हुआ। राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसके बेटे प्रताप ने भी, महाराणा प्रताप ने भी जो है मुगलों से लड़ाई जारी रखी और छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सहारा लेकर उसने मुगलों को परेशान कर डाला। 1576 में एक विश्व जो है बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित होकर भी उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, प्रताप ने भी नहीं की। वे मेवाड़ के अनेक भागों पर अधिकार करने में सफल हुआ, परंतु चित्तौड़ को जो है वो नहीं जीत सका था। चित्तौड़ और मंडलगढ़ आपको पता होगा, दो स्थान जो प्रताप नहीं जीत सके। अकबर भी जो है पूरे मेवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अकबर भी जो है पूरे मेवाड़ पर जो है कभी अधिकार नहीं कर पाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है मेवाड़ के बारे में, तो राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको और अच्छे से। इसके बाद है रणथंभौर की विजय। 1567 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के उपरांत अकबर ने राजपूताना के एक अन्य राज्य, प्रमुख राज्य रणथंभौर पर जो है आक्रमण किया। कब? 1569 में। यहाँ का जो शासक था वो हाड़ा राजपूत राज्य करते थे रणथंभौर में। यहाँ का जो शासन था हाड़ा सुरजन, हाड़ा जैसे बोलते हैं राजा राय सुरजन, इसका ये यहाँ का राजा था रणथंभौर का। सुरजन ने पहले मुगल सेना का वीरतापूर्वक सामना किया, परंतु मुगलों की शक्ति का विरोध निरर्थक समझकर उसने राजा भगवान दास और मान सिंह के समझाने पर अकबर से जो है संधि कर ली। हालांकि हारा नहीं था, लेकिन राजा भगवान दास और मान सिंह ने कहा तो इसके समझाया इन्होंने, और सुरजन हाड़ा ने जो है संधि कर ली थी अकबर से। अनेक विद्वानों की धारणा है कि राय सुरजन ने अकबर से संधि नहीं की, बल्कि उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता नहीं की थी, यही ऊपर वाला ही ठीक है। अकबर से संधि की, बहुत ही अच्छा शासक है, योग्य शासक था ये भी। प्रताप की तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा समझदार, बुद्धिमान शासक था सुरजनहाड़ा। कालिंजर अभियान। रणथंभौर के अतिरिक्त अकबर ने 1569 में कालिंजर का जो दुर्ग है वो भी जीत लिया था। रणथंभौर को जीत लिया, साथ ही कालिंजर के दुर्ग भी। ये जो दुर्ग है कालिंजर, ये अवैध दुर्ग माना जाता है। यह दुर्ग जो है राजा रामचंद्र के अधीन था। तो यहाँ पर जो शासक थे कालिंजर में वो थे राजा रामचंद्र। चित्तौड़ और रणथंभौर की पराजय से भयभीत रामचंद्र ने मुगल सेनापति मजनून खान से युद्ध किए बिना ही जो है मजनून खान को दुर्ग सौंप दिया। मजनून खान जो मुगल सेनापति है, इनको दुर्ग सौंप दिया। कौन सा? राजा रामचंद्र ने कालिंजर का दुर्ग। रामचंद्र को इलाहाबाद के निकट एक जागीर भी दे दी गई। भाई इतना समर्पण किया है तो इसको क्या दे दी? इलाहाबाद के निकट एक जागीर दे दी। कालिंजर पर विजय प्राप्त होने से उत्तरी भारत में जो है अकबर की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। ऐसा कौन कहते हैं? ईश्वरी प्रसाद। बात करें मारवाड़ की, तो 1569 में गुणक्षेत्र तक राजपूताना के प्रमुख जो राजपूत शासक या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे अथवा उसके द्वारा पराजित किए जा चुके थे। इससे अकबर की जो धाक है वो अन्य राजपूत राज्यों पर भी जम गई थी। इसलिए जब 1570 में अकबर नागौर दरबार गया था, नागौर गया था, तो वहाँ पर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के शासकों ने उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। हालांकि 1570 में आपके संघर्ष कर रहे थे चंद्रसेन, लेकिन जो उसके बड़े भाई है राम ने जो है यहाँ पर जो है स्वीकार कर ली थी अकबर की अधीनता। बीकानेर और जैसलमेर से वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। इस प्रकार मारवाड़ भी अकबर के प्रभाव में आ गया था। राजस्थान हिस्ट्री में और अच्छे से देखेंगे चंद्रसेन की जो कहानी है उसको, वो भी प्रताप की तरह, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं चंद्रसेन को, उसको हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री में। गुजरात पर आक्रमण। राजपूताना की विजय के पश्चात अकबर ने अपना जो ध्यान है वो गुजरात की तरफ दिया। अकबर द्वारा गुजरात पर आक्रमण किए जाने के बहुत सारे कारण थे। बहादुर शाह, हमने पढ़ा था बहादुर शाह के टाइम पीरियड में 1534-35 में मेवाड़ पर जिसने अधिकार किया था। हुमायूं के टाइम पीरियड में हमने देखा था, वहाँ पर शाका भी हुआ था। कर्णावती उस समय यहाँ की जो रानी थी, सांगा की वाइफ। तो गुजरात का जो तत्कालीन शासक था वो कौन था? बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में गुजरात की जो आंतरिक राजनीतिक स्थिति है वो दयनीय हो गई थी। और तो बहादुर शाह के बाद में जो यहाँ शासक थे, एक दो और आए थे, और गुजरात का जो उस समय तत्कालीन शासक था अकबर के टाइम पीरियड में वो था मोहम्मद शाह तरती। ये राजनीतिक षड्यंत्रों के पश्चात ही जो है गद्दी प्राप्त कर सका था। इनमें उत्तराधिकार संघर्ष हो रहे थे इसमें, और इसी में जो है इसने षड्यंत्र किया ऐसा, और इसने मोहम्मद शाह तरती ने गुजरात की गद्दी हासिल कर ली। इसलिए राज्य में भी जो है अनेक जो दल थे वो असंतुष्ट थे दल।
आंतरिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर अनेक सरदारों ने राज्य के विभिन्न भागों पर अपना अधिकार जमा रखा था। इस स्थिति का लाभ उठाकर पुर्तगालियों ने भी जो है अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर कब्जा जमा रखा था। गुजरात का सुल्तान तो अब नाम मात्र का शासक था, मोहम्मद शाह। थर्ड, वह वस्तुतः महत्वाकांक्षी और कुचक्री सरदारों के हाथ की कठपुतली था। राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था नष्ट हो जाने से जनता भी पीड़ित थी। ऐसी स्थिति में अकबर जो है आसानी से गुजरात पर विजय प्राप्त कर सकता था, क्योंकि जनता त्रस्त है और अकबर तो जनता के लिए, लोकहित के लिए जाना जाता है। गुजरात पर आक्रमण करने के अन्य कारण भी थे। अकबर गुजरात को अपना पैतृक राज्य समझकर उसे पुनः प्राप्त करना चाहता था, यानी कि ये तो मेरे पैतृक राज्य है, मेरे दादा परदादाओं ने इस पर अधिकार कर रखा था, इस कारण पैतृक राज्य समझकर ये उसे पुनः प्राप्त करना चाहता था। गुजरात पर अधिकार कर वह एक ही साथ जो है उस राज्य में पुर्तगालियों, अफ़गानों और मिर्ज़ाओं की शक्ति, बढ़ती जो शक्ति है उसको भी नष्ट करना चाहता था। यहाँ पर मिर्ज़ा वगैरह जो इसके मिर्ज़ा फैमिली के लोग हैं उनका भी जो है छोटे-छोटे क्षेत्रों पर अधिकार था, तो इन सब का प्रभाव खत्म करना चाहता था। 2-3 बंदरगाहों में महत्वपूर्ण जो बंदरगाह थे वहाँ पर पुर्तगालियों का भी अधिकार था, तो इन सब का प्रभाव ये नष्ट करना चाहता था और खुद जो है पावरफुल दिखना चाहता था, सुप्रीम पावर। इसके अतिरिक्त अकबर गुजरात जैसे समृद्ध प्रांत से धन प्राप्त करने की भी जो है आशा रखता था। धन तो यहाँ मिलेगा क्योंकि पुर्तगाली वगैरह जो विदेशी यात्री यहाँ पर हैं तो वो धन के लिए तो आए हैं वो, तो यहाँ से गुजरात भी जो है बहुत ही समृद्ध प्रांत है, यहाँ से धन बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, इसी आशा से अकबर ने जो है यहाँ पर अटैक किया था। गुजरात के वजीर एतमाद खान के निमंत्रण को बहाना बनाकर और उसने जो है गुजरात पर आक्रमण कर दिया, और उसने बहाना भी बना लिया, तब तो बहाना मिल गया है कि गुजरात के जो वजीर हैं एतमाद खान, उसने अकबर को निमंत्रण भेजा था। इसी निमंत्रण को बहाना बनाकर गुजरात पर अटैक कर दिया अकबर ने। नवंबर 1572 में उसने अहमदाबाद पर बिना किसी विशेष प्रतिरोध के जो है कब्जा जमा लिया। मुजफ्फर खां और अन्य अनेक सरदारों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यहाँ के जो थे गुजरात में जो स्थानीय शासक जो थे, विभिन्न जो क्षेत्र थे, विभिन्न क्षेत्रों में बंटा हुआ था, वहाँ पर स्वतंत्र जो है लोग हो गए थे। तो मुजफ्फर खां और अन्य जो अनेक सरदार थे आपके मुजफ्फर शाह तृतीय के, गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय के, उन सरदारों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। खान आजम मिर्जा अजीज कोका को उत्तरी गुजरात और एतमाद खान को दक्षिणी गुजरात का प्रशासक नियुक्त किया गया। एतमाद खान ने ही जो है अकबर को ये भेजा था निमंत्रण किया हुआ अटैक करो यहाँ पर, तो एतमाद खान और को दक्षिणी गुजरात का प्रशासक बना दिया, साथ ही खान आजम मिर्जा अजीज कोका को उत्तरी गुजरात का जो है प्रशासक बना दिया, यानी गुजरात को 2 भागों में बांट दिया है। अहमदाबाद के पश्चात अकबर खंबात की तरफ बढ़ा, जहां मिर्जाओं ने अपना आधिपत्य जमा रखा था। मिर्जाओं का अधिकार था, हम बात कर रहे थे मिर्जाओं, अफगानों, सबको जो है ये समाप्त करना चाहता था, खुद जो है सुप्रीम बनना चाहता था। खंबात पहुंचने पर पुर्तगाली और अन्य व्यापारियों ने अकबर के समक्ष उपस्थित होकर उसकी राजसत्ता स्वीकार कर ली। यहाँ पर मिर्जाओं के अलावा पुर्तगाली भी थे, अन्य जो व्यापारी थे वो धन प्राप्ति की लालसा में जो यहाँ पर आए थे, उन सब ने अकबर के सामने जो है घुटने टेक दी, यानी अकबर की सत्ता जो है स्वीकार कर ली। इसी समय मिर्जाओं के नेता इब्राहिम हुसैन मिर्जा ने विद्रोह कर दिया और भड़ौच पर अधिकार कर लिया। गुजरात का प्रमुख क्षेत्र भड़ौच पर अधिकार कर लिया। मिर्जाओं के जो नेता थे इब्राहिम हुसैन मिर्जा, क्रुद्ध होकर अकबर ने एक ही साथ बड़ौदा और सूरत पर आक्रमण किया। दिसंबर 1572 में सरनाल के युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन करते हुए अकबर ने हुसैन मिर्जा को भागने पर मजबूर कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध इतिहास का जो दिसंबर 1572 में हुआ था, सरनाल का युद्ध। इस युद्ध में जो मिर्जा नेता थे आपके हुसैन मिर्जा, इसको भागने पर मजबूर कर दिया था अकबर ने। बहुत ही अच्छी प्रदर्शन किया है यहाँ गुजरात में सरनाल के युद्ध में। तत्पश्चात अकबर ने सूरत का घेरा डाल दिया था और इस समय अकबर की जो स्थिति थी बहुत ही जो है नाजुक थी, अत्यंत ही नाजुक थी। मिर्जा लगातार उपद्रव कर रहे थे, बंगाल में अफगान भी सिर उठा रहे थे, परंतु अकबर ने जो है इस परिस्थिति का जो सामना है वो दृढ़तापूर्वक किया। लगभग 1 माह के घेरे के पश्चात 26 फरवरी 1573 को अकबर जो है सूरत पर अधिकार करने में सफल हुआ। सूरत का घेरा डाला हुआ था इधर और बाहर से खबरें आ रही थी कि वहाँ बंगाल में उपद्रव हो रहे हैं, मिर्जाओं के उपद्रव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अकबर ने जो है परिस्थिति का सामना जो है वो दृढ़तापूर्वक किया और 26
फरवरी 1573 यानी 1 महीने का घेरा डाला रखा था सूरत पर और सूरत पर अधिकार करने से जो है वो सफल हुआ। गुजरात के प्रशासन की व्यवस्था कर अकबर जो है वापस कहाँ चला गया, अपनी राजधानी आगरा। गुजरात पर अकबर की ये जो विजय है वो अस्थायी सिद्ध हुई। अकबर के वापस लौटते ही अबिसिनियनों, अफगानों और मिर्जाओं ने जो है पुनः विद्रोह कर दिया था यहाँ पर। अफगानों और अबिसिनियनों ने इधर पर अधिकार कर लिया और मोहम्मद मिर्जा ने जो दक्षिण भाग किया था खंबात और भड़ोच पर जो है अधिकार कर लिया और अहमदाबाद को घेर लिया। अकबर जैसे ही यहाँ से अपनी राजधानी गया आगरा, वापस इन मिर्जाओं और अफगानों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। साथ ही अबिसिनियनों ने भी खम और इन्हें गुजरात की जनता का समर्थन भी प्राप्त था। और ले गुजरात की जो जनता है उनको भी किसका समर्थन है, इन्हीं लोगों का समर्थन है। इन लोगों को समर्थन दिया है गुजरात की जनता ने। अकबर इस समय फतेहपुर सीकरी में था और बंगाल पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। गुजरात के विद्रोह की सूचना पाते ही वह तेजी से अहमदाबाद की तरफ बढ़ा। 11 दिनों में ही वह अहमदाबाद पहुंच गया। बहुत ही स्पीड से कर लिया, 11 दिनों में ही जो है वो फतेहपुर सीकरी से कहाँ गया, अहमदाबाद पहुंच गया 11 दिनों में। विद्रोहियों को यह आशा नहीं थी कि अकबर जो है इतना जल्दी आ जाएगा। उन्हें संगठित होने का मौका दिए बिना ही साबरमती नदी पार करके अकबर ने दुश्मनों पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में जो विद्रोही थे, अफगान थे, चाहे अब्बीसिनियाई थे, चाहे कोई भी हो, ये सारे जो है अफगान हो चाहे सब जो है मिर्जा लोग पूरी तरह पराजित हुए। हुसैन मिर्जा और इख्तियार उल मुल्क युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए। अहमदाबाद पर जो है अकबर ने पुनः अधिकार स्थापित कर लिया था सितंबर 1573 में। गुजरात की विजय अकबर की एक महान उपलब्धि थी। उसे एक समृद्ध प्रांत जो है हाथ में लगा था। गुजरात भी बहुत ही ज़्यादा समृद्ध प्रांत था। उसके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा समुद्र तक फैल गई थी। इधर समुद्र आ गया था, अरब सागर। उसे एक समृद्ध और अफगानों और मिर्जाओं की जो शक्ति है वो समाप्त हो गई थी। ये जो बात है ये ए बी पांडे कहते हैं। गुजरात विजय से अन्य लाभ भी हुए। समुद्री व्यापार का विकास हुआ और इस विजय से जो लाभ हुए हैं गुजरात जैसे, एक तो समुद्री व्यापार का विकास हुआ, समुद्र पास में ही है आपके, खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण वगैरह तो पास में ही है, तो यहाँ से समुद्री व्यापार का भी विकास हुआ। टोडरमल द्वारा किए गए भूमि सुधारों को आदर्श रूप में साम्राज्य के अन्य भागों में अपनाया गया और अकबर को गुजरात में अनेक वैसे व्यक्तियों से मुलाकात हुई जिन्होंने उनकी धार्मिक नीति को भी प्रभावित किया। आगे हम देखेंगे धार्मिक नीति किस प्रकार की थी और कौन से गुजरात के वे लोग थे जिनको जो है इस नीति को प्रभावित किया, किन किन व्यक्तियों से जो मुलाकात हुई, उसको हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद बात करें बंगाल बिहार में जो है अफगानों का दमन किस प्रकार हुआ। गुजरात पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अकबर ने जो है बंगाल और बिहार के अफगानों की तरफ अपना ध्यान दिया। शेरशाह द्वितीय, शेरशाह के बाद बिहार के गवर्नर सुलेमान कारारानी ने अपनी सत्ता का विस्तार कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर जो है अधिकार कर लिया था। शेरशाह द्वितीय ने, शेरशाह वही शेरशाह सूरी की बात कर रहे हैं। वह एक स्वतंत्र शासक बन बैठा, कौन, सुलेमान कारारानी, बिहार का जो गवर्नर था वो। लेकिन उसने अकबर से खुला संघर्ष नहीं किया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर भी राजपूताना और गुजरात की विजय एवं आंतरिक विद्रोहों में उलझे रहने के कारण सुलेमान कारारानी से युद्ध करने की स्थिति में नहीं था और इसलिए उसने सुलेमान कारारानी से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर संतोष की सांस ली। 1572 में सुलेमान कारारानी की मृत्यु हो गई तो परिस्थितियां बदल गई। बंगाल के जो नए शासक आए हैं दाऊद, बहुत ही खतरनाक शासक है दाऊद। दाऊद ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उसने कहा बस आई एम बस आप मैं स्वतंत्र शासक बन गया। ये अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की किसने, दाऊद ने। इसने जो है क्या किया, अपने उसने खुतबा और सिक्के से अकबर का नाम हटा दिया। यहाँ के जो सिक्के चलते थे इस पर अपना नाम, अब अकबर का जो नाम है उसको हटा दिया और इस दाऊद ने जो है शाह की उपाधि धारण की। शाह शाह की उपाधि धारण की। अपनी सेना को संगठित कर उसने मुगलों के विरुद्ध जो है युद्ध आरंभ कर दिया। इसने अपनी सेना को भी संगठित किया। उसने जामनिया पर अधिकार कर लिया, स्थान जामनिया पर अधिकार कर दिया। क्रुद्ध होकर अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने का आदेश दिया। नाम ध्यान रखिएगा मुनीम खां का। मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने के लिए भेजा किसने, अकबर ने। और अकबर ने मुनीम खां को जो है सैनिक सहायता भी दी। 1574 में मुनीम खां के द्वारा पीछा किए जाने पर दाऊद ने पटना में भागकर शरण ली। अकबर स्वयं पटना की तरफ बढ़ा। हाजीपुर पर अधिकार कर उसने पटना पर भी जो है विजय प्राप्त की। मुजफ्फर खां तुर्बाती को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया और यहाँ पर बिहार में गवर्नर किसको बना दिया, क्योंकि दाऊद यहाँ से भाग चुका है तो बिहार का जो गवर्नर है वो बना दिया मुजफ्फर खां तुर्बाती को। उसने बिहार में अफगानों और विद्रोही सरदार का सफाया आरंभ कर दिया और इस मुजफ्फर खां ने भी जो है यहाँ पर
अफगानों और जितने भी विद्रोही सरदार थे उनका सफाया आरंभ कर दिया है। अब पटना में पराजित हो चुका जो दाऊद है, दाऊद शाह की जिसने उपाधि धारण की, दाऊद ने बंगाल में अपनी राजधानी और जो है टांडा की तरफ बढ़ा। अकबर के आदेश से मुनीम खां उसका पीछा करता हुआ टांडा तक पहुंचा और उस टांडा पर भी उसने अधिकार कर लिया। मुनीम खां को ही भेजा था पहले भी, तो मुनीम खां ने टांडा पर भी अधिकार कर लिया। उसने मिदनापुर, बर्दवान बर्दवान बंगाल, सतगांव और अन्य स्थानों पर भी जो है विजय प्राप्त की। बंगाल के जो स्थान है ये 1575 में मुगलमारी के युद्ध में पराजित होकर दाऊद ने जो है अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली। 1575 में इस दाऊद ने क्या किया, इस मुगलमारी के युद्ध में ये पराजित हो गया तो दाऊद ने जो है अकबर के अधीनता स्वीकार की। उसे उड़ीसा में अकबर के अधीनस्थ शासक के रूप में राज्य की अनुमति दी गई और उड़ीसा में उसको शासनकाल मिला, राज्य मिला और अधीनस्थ शासक के रूप में, अकबर का अधीनस्थ शासक के रूप में इसको जो है राज करने की अनुमति प्रदान की गई। मुनीम खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल में पुनः अव्यवस्था छा गई। इसका लाभ उठाकर दाऊद ने विद्रोह कर दिया। दाऊद फिर जो है ज्यादा नहीं टिकेगा, ये वापस जो है विद्रोह कर देगा। उसने भद्रक के गवर्नर जो थे, मुगल गवर्नर, उसकी हत्या कर दी और टांडा पर भी पुनः अधिकार कर लिया। बिहार में उपद्रव आरंभ हो गए। बंगाल के जो नए गवर्नर थे हुसैन कुली खान ये जहाँ ने राजा टोडरमल की सहायता से अफगानों के विरुद्ध जो है मोर्चा तैयार किया। बंगाल का नया गवर्नर कौन था? हुसैन कुली खान। हुसैन कुली खान के साथ जो है इसने राजा टोडरमल की सहायता ली और इन अफगानों के विरुद्ध जो इसने मोर्चा तैयार किया। उसने तेलियागढ़ी पर अधिकार किया हुसैन कुली खान ने और जुलाई 1576 में दाऊद को राजमहल के युद्ध में पराजित किया। दाऊद को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। इसने जो है उसको सल्टा दिया पूरा। दाऊद की हत्या के साथ ही बंगाल के जो राज्य थे वो स्वतंत्र जो राज्य था उसका भी अंत हो गया। अब ये मुगल साम्राज्य का हिस्सा हो गया है। अफगानों का स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मुगलों को एक अन्य समृद्ध एवं समुद्री जो प्रांत था वो हाथ लगा। बंगाल भी समुद्र के नज़दीक है। ये मुगलों के जो है बंगाल भी समृद्ध प्रांत है, ये मुगलों के हाथ में लगा। समुद्र पास में ही है, बंगाल की खाड़ी वगैरह, तो ये अब मुगलों के कब्जे में आ चुका है। तीसरा जो चरण है साम्राज्य विस्तार का 1569 से 1605। इस तीसरे चरण में अकबर करेगा उड़ीसा और कश्मीर विजय, साथ ही पश्चिम उत्तर पश्चिम जो सीमावर्ती राज्य हैं और इसी के साथ साथ जो दक्षिण की रियासतें हैं उसकी तरफ अपना मुख्य तौर से ध्यान देगा। मुख्य रूप से इधर जो है ये विजय अभियान करेगा। सबसे पहले देख लेते हैं अफगानों में, उड़ीसा में जो है अफगानों का उन्मूलन, यानी उड़ीसा में जो अभी भी अफगान हैं उन अफगानों का उन्मूलन किस प्रकार हुआ उसको देख। यद्यपि बंगाल और बिहार में अकबर ने अफगानों की शक्ति नष्ट कर दी थी, तथापि उड़ीसा में उनका प्रभाव अभी भी बना हुआ था। दाऊद खां की मृत्यु के बाद कुतलू खां ने उड़ीसा में अपनी शक्ति अत्यधिक बढ़ा ली थी। वह एक स्वतंत्र शासक की हैसियत से व्यवहार जो है कर रहा था। इसलिए अकबर ने अफगानों की बची खुची शक्ति को समाप्त करने का निश्चय किया। 1590 में बिहार के गवर्नर राजा मान सिंह को कुतलू खां के दमन का कार्य सौंपा। 1590 में जो बिहार के गवर्नर थे राजा मान सिंह को जो है कुतलू खां के दमन का कार्य सौंपा, जो उड़ीसा में ज़्यादा ही स्वतंत्र शासक के हैसियत से शासन कर रहा है। जब तक राजा मान सिंह उड़ीसा पहुंचे तब तक तो कुतलू खां की मृत्यु भी हो चुकी थी। उसके पुत्र निसार खां को मान सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य कर दिया। कुतलू खां का जो बेटा था निसार खां, इसने मान सिंह के कहने पर जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। निसार खां ने खुतबा और सिक्के में अकबर का नाम रखने, जगन्नाथ मंदिर पर अकबर का आधिपत्य स्वीकार करने, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करने का वचन दिया। ये व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। अफगानों ने पुनः उपद्रव मचाना आरंभ कर दिया और इसलिए 1592 में मानसिंह ने जो है उड़ीसा पर पुनः आक्रमण किया। निसार खां को उड़ीसा से बाहर कर दिया गया। उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। दक्षिण उड़ीसा में खुर्दा के राजा रामचंद्र देव को गजपति और उड़ीसा के महाराजा के रूप में अकबर का अधीनस्थ जो है शासक बहाल किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण इस व्यवस्था ने उड़ीसा में अफगानों की शक्ति समाप्त कर दी। अकबर को अब वहां के हिंदुओं का समर्थन भी प्राप्त हो गया। इसके बाद है काबुल की विजय। उत्तर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर अकबर ने अब भारत की पश्चिमोत्तर सीमा की तरफ जो है ध्यान दिया। काबुल में अकबर के विरुद्ध बराबर षड्यंत्र हो रहे थे। इन विद्रोहियों का जो नेता था वो स्वयं अकबर का भाई था, जिसका नाम था हकीम मिर्जा। हकीम मिर्जा की सहायता से हकीम मिर्जा की सहायता अकबर की नीतियों से असंतुष्ट अनेक मुगल पदाधिकारी भी कर रहे थे।
जो अकबर ने नीतियाँ अपनाई हैं, उस नीतियों से जो असंतुष्ट मुगल पदाधिकारी थे, वो किसके साथ थे? अकबर के भाई हकीम मिर्ज़ा के साथ उसकी सहायता कर रहे थे। वे अकबर के स्थान पर किसको राजा बनाना चाहते थे? हकीम मिर्ज़ा को भारत की गद्दी सौंपना चाहते थे। इस षड्यंत्र में ख्वाजा मंसूर भी सम्मिलित था। हकीम मिर्ज़ा आरंभ से ही अकबर का विरोध करता आ रहा था। उसने 1566-67 में भारत पर आक्रमण भी किया, परंतु विफल होकर और अकबर से क्षमा मांगकर काबुल लौट गया था। और दूसरा जो वार है, उसने आक्रमण किया था 1581 में वापस पंजाब पर, परंतु पराजित होकर वो वापस कहाँ चला गया? काबुल चला गया। अकबर ने इस बार मिर्ज़ा हकीम का पीछा नहीं छोड़ा। मान सिंह के अधीन एक सेना काबुल भेजकर वह स्वयं भी कहाँ पहुंचा? काबुल। अनेक विद्रोहियों और उनके प्रमुख नेता मंसूर की हत्या जो है वो करवा दी गई। इससे डरकर अन्य लोगों ने अकबर से क्षमा मांग ली और हकीम मिर्ज़ा डरकर भाग खड़ा हुआ। काबुल का गवर्नर बख्तुन्निसा को बनाया गया। महिला कुछ समय बाद हकीम पुनः काबुल वापस लौटा। उसने प्रशासन भी संभाल लिया। बख्तुन्निसा नाम मात्र की गवर्नर बनी रही। 1585 में हकीम मिर्ज़ा की मृत्यु के पश्चात काबुल मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। हकीम मिर्ज़ा अकबर के भाई की जैसे ही मृत्यु हुई, उसके बाद में जो है ये मुगल साम्राज्य में आ गया काबुल भी। और मान सिंह जो थे, मान सिंह को वहाँ का गवर्नर बना दिया गया। मुगल साम्राज्य की सीमा अब काबुल तक विस्तृत हो गई और मध्य एशिया की तरफ से मुगल साम्राज्य का पर आक्रमण करने की जो संभावना है वो भी कम हो गई थी। कश्मीर कश्मीर के शासक अली शाह चक ने 1572 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद में वहाँ के जो नए शासक आए हैं, यूसुफ ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। इसने कहा हम किसी के जो है अधीन नहीं रहेंगे, हम तो बस राजा रहेंगे स्वतंत्र। अकबर के बुलाने पर उसने अपने पुत्रों को तो अकबर के दरबार में भेज दिया, परंतु यूसुफ जो है वो खुद नहीं गया। इस पर क्रोधित होकर अकबर ने 1586 में भगवान दास को कश्मीर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। यूसुफ खां और उसका पुत्र याकूब खां युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिए गए। याकूब जेल से किसी प्रकार निकल गया और मुगलों को परेशान करने लगा, लेकिन मुगल सेना के सामने वह टिक नहीं सका और उसने आत्मसमर्पण करने को जो है बाध्य होना पड़ा। कश्मीर पर मुगलों का अधिकार हो गया। इसे काबुल सूबा का एक सरकार यानी जिला बना दिया गया। काबुल प्रांत का ही जिला बना दिया किसको? काबुल की सीमा लगती थी कश्मीर से, इस कारण जो है काबुल में ही मिला दिया कश्मीर को। सिंध पर अधिकार, कश्मीर के बाद 1591 में सिंध पर भी अधिकार किया। सिंध का महत्व जो था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए अकबर इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। 1590 में मुल्तान के गवर्नर मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना को सिंध की राजधानी थट्टा पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मुल्तान में उसमें उस समय गवर्नरी जो थी 1590 में अब्दुल रहीम खान खाना, आपको पता होगा बैरम खान के बेटे अब्दुल रहीम खान खाना के पास थी मुल्तान की गवर्नरी। और अकबर के आदेश पर इसने जो है क्या किया, सिंध की राजधानी थट्टा पर आक्रमण। उस समय सिंध का जो शासक था वो था मिर्जा जानी। उसने मुगल सेना का मुकाबला किया, परंतु पराजित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। मिर्जा जानी ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने थट्टा और शैवान के दुर्गों के साथ अपना राज्य अकबर को सौंप दिया। अकबर ने बाद में उसे थट्टा का दुर्ग लौटा दिया और अपना मनसबदार बना दिया। इसने जो है मिर्जा सानी को क्या किया, वह थट्टा का दुर्ग उसको वापस दे दिया और अपना मनसबदार जो है बना दिया था। इसके बाद बात करें बलूचिस्तान और कांधार की, तो सिंध के बाद में अकबर ने क्रम से बलूचिस्तान और कांधार को भी अपने अधिकार में कर लिया। 1595 में मुगल सेनापति मीर मासूम ने पन्नी अफगानों को पराजित करके सीबी का किला और मकरान सहित समूचा बलूचिस्तान जो है वो हथिया लिया था। इसी प्रकार कांधार के ईरानी गवर्नर मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने, जिसकी ईरानियों से नहीं पड़ती थी, कांधार का किला मुगलों को जो है सौंप दिया। इस ईरानी गवर्नर मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने क्या किया, कांधार का जो दुर्ग है वो मुगलों को सौंप दिया। मुजफ्फर हुसैन मिर्जा को मनसब प्रदान किया गया। इन विजयों के परिणामस्वरूप अकबर की जो पश्चिमोत्तर सीमा है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो गई। उसका साम्राज्य भी काफ़ी जो है बड़ा हो गया था। उत्तर पश्चिम पश्चिमोत्तर जो सीमाएं हैं, उसके बाद उसकी पूरी विजय कंप्लीट होने के बाद अकबर ने ध्यान दिया अब दक्षिण की तरफ। और दक्षिण की जो विजय हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दक्षिण पर आधिपत्य स्थापित किए बिना अकबर की जो विजय यात्रा है वो बहुत अधूरी रह जाती। वे भारत का जो एक छत्र सम्राट है वो नहीं बन पाता। इसलिए दक्षिण की जो विजय है वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दक्षिण अभियान के और भी कई कारण थे, कई कारण हैं। देखो क्या क्या कारण हैं जिसके कारण अकबर ने दक्षिण अभियान किए। क्योंकि देखो मालवा, गुजरात, उड़ीसा इस पर तो मुगल अधिकार हैं ही, तो दक्षिण के जो राज्य थे इसकी सीमा अब मुगल राज्य से जो है लग रही है, मुगल साम्राज्य एकदम नज़दीक है।
तो इनसे सदैव जो है सीमा संबंधी विवाद भी होते रहते थे। दक्षिण विजय का सामरिक और आर्थिक महत्व था, वहाँ पर धन वगैरह भी बहुत ज़्यादा था। दक्षिण में पुर्तगाली जो लोग थे, व्यापारी लोग, ये भी अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। इन सबको रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अकबर भारत के विभिन्न वर्गों, जातियों तथा समुदायों को एक सूत्र में बांधकर सांस्कृतिक और प्रशासनिक एकता कायम करना चाहता था। ये कार्य राजनीतिक एकीकरण के बिना नहीं हो सकता था। इसमें जो है राजनीतिक हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। दक्षिण की विजय अकबर की व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि एक प्रबुद्ध और महान शासक के आदर्शों के अनुकूल भी थी। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आरपी त्रिपाठी जी। आरपी त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं? ये जो इतना बड़ा सबसे बड़ी बात थी ये वाली। दक्षिण भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक धार्मिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर अकबर ने दक्षिण विजय की जो है योजना बनाई थी। अकबर की दक्षिण नीति उत्तर से कुछ भिन्न थी। वह दक्षिण के राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर उन्हें अपना अधीनस्थ जो है राज्य बनाना चाहता। उसने इसी नीति के अनुकूल प्रयास भी किया, परंतु विफल होकर उसने आक्रामक नीति अपनाई। इस नीति से कोई मान नहीं रहा है, क्योंकि दक्षिण जो है राजधानी से बहुत ज़्यादा दूर है। अकबर यहाँ से जाएगा, पीछे ये राज्य स्वतंत्र हो जाएंगे। इस कारण ये नीति इसको ठीक नहीं लगी, तो इसने आक्रामक नीति अपनाई। चलिए देखते हैं सबसे पहले दक्षिण का जो राज्य है खानदेश, उसके बारे में देखते हैं। अकबर ने सबसे पहले खानदेश की तरफ ध्यान दिया, जिसे हम कहते हैं दक्षिण का प्रवेश द्वार। 1564 में ही खानदेश के शासक मुबारक शाह द्वितीय ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसे अपने जो है राज्य की मुगलों से सुरक्षा कर ली थी। मुबारक शाह द्वितीय ने अकबर से क्या कर लिए थे? वैवाहिक संबंध कर लिए थे और इसने अपने राज्य की सुरक्षा कर ली। बात करें 1564 की, लेकिन 1577 से अकबर इस राज्य को अपने अधिक प्रभाव में लेने के लिए प्रयास करने लगा, लेकिन अकबर ने कहा इतने से बैठेगा नहीं, ये तो मेरे पूरे प्रभाव में आना चाहिए। इस कारण 1577 में ये क्या करेगा, और उसने खानदेश के जो नए शासक आए थे मुबारक शाह द्वितीय के बाद में, अली खां पर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए दबाव डाला कि भाई आप जो है हमारे क्या आओ, अधीन आओ। वो वैवाहिक संबंध स्थापित हैं, इस कारण क्या है, वो तो संबंधी हैं, तो ये तो बस बराबरी वाला मामला है। तो ये बराबरी वाला मामला अकबर को चाहिए नहीं। इसने अली खां पर दबाव डाला कि आप क्या करो, हमारी अधीनता स्वीकार करो। अली खां ने अकबर की विशाल सेना का सामना करना आत्मघाती समझा, इसलिए उसने अकबर की जो है अधीनता वो स्वीकार कर ली थी। खानदेश के बाद में बात करें अहमदनगर गुजरात, अहमदनगर की। अकबर ने अब अपना जो ध्यान है वो दक्षिण के दूसरे महत्वपूर्ण राज्य अहमदनगर की तरफ दिया। 1591 में अकबर ने अहमदनगर के शासक बुरहान मुल्क के पास अपनी अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। बुरहान उल मुल्क ने जो है ये अधीनता वाला मामला इसने स्वीकार नहीं किया। 1593 में 93 में जो है बुरहान उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में अहमदनगर राज्य में जो है उत्तराधिकारी युद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। अहमदनगर की अवस्था से दुखी और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए राज्य के प्रमुख जो सरदार थे, जिसका नाम है मियाँ मंझू ने जो है शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना के पास सहायता के लिए सूचना भेजी। अतः 1593 में मुराद ने अहमदनगर पर जो है आक्रमण कर दिया था। मुराद के पास इसने जो है सहायता के लिए कहा कि आप हमारी जो है सहायता करो। तो मियाँ मंजू के कहने पर जो है 1593 में मुराद ने अहमदनगर पर अटैक कर दिया। चांद बीबी ने दृढ़तापूर्वक मुगल सेना का सामना किया। यहाँ पर जो शासन कर रही थी चांद बीबी, इसने सामना किया। मुराद भी चांद बीबी की दृढ़ता के आगे अहमदनगर पर अधिकार करने में विफल रहा। मुराद जो है ये यहाँ इसके सामने नहीं टिक पाया और दोनों पक्षों ने जो है संधि कर ली। बाद में अहमदनगर का जो राज्य है वो बुरहान शाह को सौंप दिया गया, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बुरहान शाह ने अधीनता स्वीकार कर ली और उसने इस अहमदनगर का जो एक पार्ट है, बरार का इलाका, वो मुगलों को सौंप दिया और बहुत ज़्यादा धन जो है वो भी मुगलों को दिया। लेकिन ये संधि जो है ये अस्थायी सिद्ध हुई। अहमदनगर राज्य के सरदारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, इसलिए अकबर ने पुनः अहमदनगर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। 1597 में अस्थि के युद्ध में मुराद विफल रहा। मुराद एक बार फिर विफल होता है अस्थि के युद्ध में। 1599 में मुराद की मृत्यु के बाद में दानियाल ने जो है अहमदनगर पर आक्रमण जारी रखा। फलतः 1600 में वह अहमदनगर पर अधिकार करने में सफल हुआ। चांद बीबी की जो हत्या है ये इसी दानियाल के आदमियों ने की थी। चांद बीबी की हत्या अहमदनगर में। अहमदनगर के अल्पवयस्क सुल्तान को गिरफ्तार कर ग्वालियर दुर्ग में कैद कर लिया गया। यहाँ के अहमदनगर के जो अल्पवयस्क शासक थे
इसको गिरफ्तार कर लिया और ग्वालियर के दुर्ग में इसको कैद कर दिया। यद्यपि अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया, तथापि उसकी जो विजय है ये स्थायी सिद्ध नहीं हुई। खानदेश में विद्रोह हो जाने के कारण अकबर को अपना जो ध्यान है वो खानदेश की तरफ देना पड़ा। चलिए अहमदनगर को छोड़ते हैं, खानदेश की तरफ पुनः ध्यान देते हैं कि खानदेश में क्या विद्रोह हुआ है। खानदेश पर आक्रमण और असीरगढ़ की विजय। अकबर का जो अंतिम युद्ध है वो खानदेश के साथ हुआ था। अकबर का जो अंतिम विजय अभियान है वो खानदेश की तरफ रहा। अंतिम जो युद्ध है वो खानदेश में हुआ था, खानदेश के साथ हुआ था। वहाँ का जो राजा था अली खां, ये अकबर का अधीनस्थ शासक था। अहमदनगर के साथ हुए युद्ध में उसने मुगलों की तरफ से लड़ते हुए सोनपत नामक जगह में अपनी जान भी गंवाई थी। किसने? अली खां ने। सोनपत नामक जगह में जो है अहमदनगर के साथ जो अभी युद्ध हुआ था वो हमने देखा ही है। इसी युद्ध में ये शासक जो है खानदेश वाला, ये यहाँ पर खत्म हो जाता है, काम आ जाता है। परंतु अली खां के पुत्र और खानदेश के नए शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस अली खां का जो पुत्र है ये अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है। अतः बाध्य होकर अकबर को खानदेश पर आक्रमण करने का निर्णय जो है लेना पड़ा। 1599 में अकबर ने स्वयं जो है खानदेश की राजधानी बुरहानपुर, खानदेश की राजधानी है बुरहानपुर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। मिरन राजधानी की सुरक्षा नहीं कर सका। यहाँ अली खां का जो बेटा था मिरन, जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था, नहीं कि इसने मना कर दिया कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, ये राजधानी की सुरक्षा नहीं कर पाया, नहीं कर सका। राजधानी छोड़कर उसने असीरगढ़ के दुर्ग में शरण ली। ये यहाँ से भाग गया मिरन और इसने असीरगढ़ दुर्ग में शरण ली। अकबर ने बुरहानपुर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, क्योंकि यहाँ पर कोई शासक है ही नहीं। अबुल फजल को खानदेश का क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया। और अकबर ने अब असीरगढ़ का दुर्ग घेर लिया। अकबर को पता था ये जो मेरा विरोध कर रहा है ये कहाँ पर है? ये इस दुर्ग में है। तो अकबर ने ये दुर्ग भी घेर लिया और ये दक्षिण का सबसे जो है अधिक सुदृढ़ दुर्ग माना जाता था। महीनों तक घेरा डाले रहने के पश्चात जो है मुगल इस पर अधिकार जो है नहीं कर पाए, सफलता नहीं मिली। तो दोनों पक्षों में क्या हुई? शांति वार्ता। अकबर ने मिरन को सुरक्षा का आश्वासन दिया। अतः मिरन स्वयं अकबर के पास बातचीत के लिए जो है आया बाहर इस दुर्ग से। अकबर ने उसे धोखे से गिरफ्तार करवा लिया। मिरन को गिरफ्तार करवा लिया अकबर ने। इस असीरगढ़ के दुर्ग से बाहर आया तो एवं दुर्ग रक्षकों को धन का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। फलतः मुगलों का प्रतिरोध जो है वो कम हो गया। 1601 में यह दुर्ग जो है दुर्ग के पदाधिकारियों ने अकबर को किला सौंप भी दिया। मिरन बहादुर को जो है पेंशन देकर ग्वालियर भेज दिया गया। ये जो मिरन था अली कुली खां का बेटा यहाँ का, इसको पेंशन देकर कहाँ भेज दिया? ग्वालियर। इसके साथ ही खानदेश के फर्रुखी वंश के शासन का अंत हो गया। ये जो है फर्रुखी वंश का अंतिम शासक क्या है? मिरन बहादुर। तो फर्रुखी वंश जो है खानदेश में, इसका भी जो है अंत हो जाता है। खानदेश मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ये जो है आपके अकबर के लास्ट टाइम पीरियड की बात करें, 1605 तक जो अकबर का राज्य है, अकबर ने जो है कितने बड़े विशाल राज्य पर जो है अधिकार किया था। ये उसकी बाउंड्रीज हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, काबुल, कश्मीर, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, अवध, आगरा, ठट्टा, अजमेर, मालवा, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, खानदेश, इलाहाबाद, है ना, अहमदाबाद, बरार, ये जो सारे राज्य, हालांकि ये भी हैं कुछ, अहमदनगर को भी जीता लेकिन उसके बाद में वापस विद्रोह वगैरह हो गए थे। बीजापुर भी नहीं, ये भी नहीं, पॉलीग्रास भी नहीं, और क्या नाम है, पॉलीगाश, पॉलीगाश, गोंडवाना भी नहीं, और बिदर ये भी नहीं, गोंडवाना। तो इतना बड़ा विशाल जो राज्य है, इस पर अकबर के टाइम पीरियड में जो है अधिकार हो गया था। इसके बाद देख लेते हैं, अब थोड़ा सा बचा है। अकबर की जो ये विजय है ये अंतिम विजय थी, कौन सी वाली? हाँ, ये जो खानदेश की विजय है, अंतिम जो युद्ध था यही था, अंतिम विजय भी यही खानदेश वाली। सलीम के विद्रोह के कारण उसे राजधानी लौट जाना पड़ा। बाद में सलीम ने विद्रोह कर दिया था तो वापस ये आगरा चला गया अकबर इस विजय के बाद। इस प्रकार अकबर ने अपने जीवन काल में एक विशाल साम्राज्य की जो है स्थापना की। उसके साम्राज्य की जो सीमा है वो उत्तर पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण भारत तक विस्तृत हो गई थी। अकबर द्वारा सफलतापूर्वक इस विशाल साम्राज्य की स्थापना की प्रक्रिया में जो है अनेक कारण सहायक बने। तत्कालीन भारत की राजनीतिक विसंकृतता ने अकबर के कार्य को सहज बना दिया। राजपूतों से मैत्री और उनके द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेने से अकबर को अनेक योग्य राजपूत सेनानायकों का सहयोग एवं उनकी सेवा प्राप्त हो गई। राजा भगवान दास, मान सिंह जैसे योग्य सेनापतियों ने मुगल साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
अकबर के पास प्रचुर साधन भी थे जिनका अन्य शासकों के पास अभाव था। सबसे बड़ी बात थी अकबर की दृढ़ इच्छा शक्ति। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अकबर ने जो है अपना कभी धैर्य जो है नहीं खोया। अपनी सैनिक प्रतिभा एवं कूटनीतिज्ञता के बल पर वह मुगल साम्राज्य की स्थापना कर सका। तो ये थे अकबर के प्रमुख सैनिक अभियान। अगले वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे अकबर की जो राजपूत नीति थी वो कहाँ किस हद तक जो है सफल हुई, कहाँ तक सही थी, उसको हम देखने वाले हैं। इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख जो तत्व हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ये सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।